तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं अखिलेश शुक्ला आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं और आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा टॉपिक है कि मरीन प्रदूषण यानी सामुद्रिक प्रदूषण, महासागरीय प्रदूषण भी आप कह सकते हो, ओशनिक पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन वो एक प्रोसेस है जिससे कि कोई इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कोई पारिस्थितिकी तंत्र खराब होने लगता है, यानी डिग्रेड होने लगता है। अगर किसी इकोलॉजिकल सिस्टम को किसी कारणवश नुकसान झेलना पड़े तो वो कारण एक प्रदूषण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर महासागरों की ही बात करें तो महासागरों में अगर हम ज़्यादा मछलियों का शिकार करें, इतना शिकार कि महासागर उतना प्रोड्यूस ना करने पाए, यानी जितनी मछलियां महासागरों में जन्म लें, हम अगर उससे ज़्यादा उनका दोहन कर लें, यानी उनका यूज कर लें, उनका शिकार कर लें, इसको बोलते हैं ओवर फिशिंग। तो क्या होगा कि मछलियों को आपस में ब्रीड करने का टाइम, यानी जनन करने का टाइम नहीं मिलेगा, प्रजनन करने का टाइम, जिससे कि उनकी आबादी लगातार घटती रहेगी और हमारे महासागरों से मछलियां गायब हो जाएंगी। या फिर कहने कि महासागरों से जो मछलियां हमें नहीं चाहिए हम उनका भी शिकार करते जाएं, तो ये भी एक प्रदूषण है। मछलियां सागरों में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस वर्ल्ड की लगभग 1/3 जनता ऐसी है जो मछलियों पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, सीधे सीधे मछलियों पर निर्भर है, सी फूड्स पर। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी जो एक मैरीन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए वो एक सामुद्रिक प्रदूषण ही है। ठीक, समुद्र बहुत महत्वपूर्ण है हमारी अर्थ के लिए। कैसे? पहली बात तो समुद्र ही है जिसका पानी वाष्प बनके, यानी वेपर बनके हवाओं द्वारा हमारे लैंड पर बरसता है, यानी बारिश होती है। इंडिया में ये बारिश मानसून से होती है। तो समुद्र ही वो जगह है जहाँ इतना पानी है, जहाँ का पानी वाष्प में बदल के और धरती पर बरसता है और उससे लैंड पर, यानी लैंड मास जो है धरती की, वहाँ पर जीवन पनपता है। पूरे पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से पर ओशन है, यानी समुद्र है। 5 महासागरों में जो बटा हुआ है। 5 महासागर आप जानते हैं ना? पैसिफिक, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं। सेकेंड, इंडियन ओशन, जिसको हिंद महासागर बोलते हैं। फिर अटलांटिक ओशन, जिसका नाम अटलांटिक ही है, कोई हिंदी इसका नेम नहीं है। फिर आर्कटिक ओशन, जो नॉर्थ पोल पर जो वाटर है, जो टाइम पर ठंडा होकर बर्फ में भी बदल जाता है और फिर जब समर आती है तो वो वाटर में तब्दील हो जाता है, तो आर्कटिक ओशन। और जो साउथ पॉइंट पर एक बहुत बड़ा बर्फ का जो एक साम्राज्य है, जिसको अंटार्कटिक बोलते हैं, और अंटार्कटिक महाद्वीप भी है और वो एक ओशन भी आप समझ लो, वो एक जमा हुआ महासागर। तो
5 ओशन हैं जिनमें 3 नेविगेशन यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए यूज होते हैं महासागर, एक पैसिफिक, एक हिंद महासागर और एक अटलांटिक महासागर। हमारा जो सारा जो व्यापार होता है वो इन्हीं 3 महासागरों में होता है, और इन्हीं महासागरों के द्वारा कई कटे फटे जो हिस्से हैं वो सी यानी समुद्र कहे जाते हैं। है सब महासागर ही, इन्हीं के कहीं कहीं खाड़ियों में जो पानी स्पेशली जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक दृष्टि से इन्हीं का पानी कहीं पर अगर एक जियोग्राफिक शेप ले लेता है तो उसको हम लोग सी बोलते हैं। जैसे इसी हिंद महासागर के 2 हिस्से बड़े बड़े हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी और वेस्ट में अरब सागर यानी अरब सी। अटलांटिक सी के भी कई हिस्से हैं, जैसे मेडिटेरियन सी है ना। और अगर आप रसिया साइड में जाइए यानी साइबेरियन साइड में, तो वहाँ भी कई सी हैं, जैसे बाल्कन सी है, तो कैस्पियन सी, तो समुद्र भी उनसे समुद्र ही बनते हैं। लेकिन पानी का ओवरऑल जो महासागरों का विस्तार है ये कुल 5 हैं, जिनमें आर्कटिक सी खनिज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। रसिया हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ करता रहता है और वो बहुत बड़े गैस और पेट्रोलियम आदि का बहुत बड़ा रिजर्वायर। वहाँ से अगर ये सब चीज़ें जब प्रोड्यूस की जाती हैं तो वहाँ के इकोसिस्टम पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, नकारात्मक असर होता है। उसी आर्कटिक सी का बहुत बड़ा हिस्सा है ग्रीनलैंड जो है देश, वहाँ पर जमा हुआ है। ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, इतनी बर्फ़ है कि अगर वो पिघल जाए तो जो पृथ्वी है, अपना जो संसार है, इसके जो समुद्र के किनारे जो सिटी हैं लगभग सारे सिटी डूब सकते हैं, इतनी बर्फ़ है ग्रीनलैंड में। समुद्र का जो तल है वो 5-6 मीटर तक उठ सकता है, तो उसका मतलब आप समझ ही रहे हो, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये भी जो शहर हैं हमारे, ये डूब जाएंगे अगर वो पिघल जाए तो, केवल वही पिघल जाए तो, ठीक है। और साउथ में जो अंटार्कटिका है वहाँ पर तो बहुत ही मोटी परत है बर्फ़ की, लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत है कहीं कहीं पर। तो वो अगर पिघलती है तो भगवान ही मालिक है, हो सकता है पूरी धरती के मैक्सिमम आबादी खत्म हो जाए। ठीक है, हम थोड़ा यहाँ पे आते हैं। 5 महासागर जो हैं वो पूरे अर्थ सरफेस के यानी पृथ्वी के संपूर्ण सरफेस के, पृथ्वी एक गोला है ना, पृथ्वी एक गोला है और पृथ्वी की जो रेडियस है यानी उसकी जो त्रिज्या है या कह लो व्यास, यानी पृथ्वी का जो व्यास है, डायामीटर है, वो करीब 800 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास इतना है डी। तो इसका जो सरफेस है ना पूरा, उसका 71% यानी 71% जो एरिया है वो समुद्र से ढका हुआ है, और रिमेनिंग पार्ट में, बचे हुए पार्ट में लैंड है, जानते ही हो। और ये लैंड 7 कंटिनेंट यानी 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और जो यूरोप महाद्वीप से लगभग जुड़ा हुआ है यूराल माउंटेन से। ठीक, रसिया के पास से, रसिया और यूरोप के पास ज्वाइंट हैं दोनों कंटिनेंट यूराल माउंटेन से। ठीक है, अगर आप तीसरा महाद्वीप देखो तो अफ्रीका है। अफ्रीका जो कि बहुत बड़ा महाद्वीप है, 50 से ज़्यादा देश हैं वहाँ पर, लगभग 50 के अराउंड, कम भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे कितने हैं, बट बहुत से देश हैं वहाँ पर। फिर चौथा महाद्वीप साउथ
अमेरिका है, जो कि बहुत लंबा मतलब महाद्वीप है। उसकी लेंथ जो है ना, उसकी लेंथ साउथ साइड में बहुत लंबी है, या कह सकते हो कि साउथ पोल की ओर जाने वाला सबसे लंबा महाद्वीप साउथ अमेरिका है। और फिर नॉर्थ अमेरिका भी एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है, जिसमें 3 देश हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है। और भी कैरेबियन छोटे छोटे देश हैं जो कि जॉइंट पर बेस्ड हैं। और अगर आप एक और कंटिनेंट यानी एक और महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो खुद में एक देश ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, यानी एक ऐसा कंटिनेंट है जो खुद में एक कंट्री भी है। फिर वही आर्कटिक जो ओशन है, उसको भी आप एक बोल सकते हो एक कंटिनेंट। आर्कटिक ओशन किसी देश के अधीन नहीं है, वो भी फैला हुआ है कई देशों में, सिंगल देश में नहीं, तो उसको एक कंटिनेंट बोलते हैं। और एक साउथ में जो अंटार्कटिक ओशन है, जो जमा हुआ बर्फ का पिंड है, उसको भी हम लोग कंटिनेंट ही बोल सकते हैं। उसको कंटिनेंट और एक महाद्वीप और एक महासागर दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर उसको एज ए आइस देखो, एक बर्फ टाइप का देखो, तो वो एक सॉलिड, अगर आप उसको समझो तो एक महाद्वीप भी है। अगर उसको आप मान लो कि ये पानी का ही एक जमा हुआ रूप है, तो एक महासागर भी है। ठीक है। वहाँ पर इतना हार्श कंडीशन है कि दुनिया का सबसे ठंडा तो नहीं कह सकते हैं वो प्रदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा शुष्क प्रदेश है, सबसे कम बारिश होती है। इतना ठंडा है कि वहाँ नमी पनप नहीं पाती है और बारिश नहीं होती है। ठंडा भी बहुत है, -50 डिग्री टेम्परेचर है अंटार्कटिका का। तो वहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाता है। वहाँ कुछ विशेष जीव, जैसे ये पेंगुइन्स, सील्स, व्हेल्स, शार्क्स, ये सब सर्वाइव करते हैं। और ह्यूमन के अगर बात की जाए तो वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के जो हैं वो रिसर्च सेंटर हैं, वहाँ पर रिसर्च सेंटर वहाँ पर हैं, तो केवल वहाँ पर साइंटिस्ट लोग ही रहते हैं। तो अगर 71% आप हिस्से को देखें, तो जिसमें कि ओशंस हैं यानी महासागर हैं, ठीक है, महासागर हैं, तो इतने हिस्से पर पानी है और बाकी हिस्से पर जमीन है। इस पानी में भी मतलब जो 5 ओशन है, यानी जो 5 जो ओशन है, उनमें भी 97% जो वाटर है वो सैलाइन वाटर है, मतलब वो नमकीन पानी है, साल्ट वाटर है, साल्ट घुला हुआ है, खारा पानी, जो कि हमारे पीने के काबिल नहीं है। 2% जो धरती का जो पानी है वो फ्रोजन स्टेट में है, यानी कि जमे हुए बर्फ के रूप में। ये ताज़ा पानी तो है, यानी फ्रेश वाटर तो है, लेकिन जमे हुए बर्फ के रूप में, यानी ग्लेशियर्स के रूप में है। और ये ग्लेशियर्स का जो मैक्सिमम जो वॉल्यूम है, यानी मैक्सिमम जो ये फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स आप कह सकते हो। ये जो फ्रेश वाटर के जो ग्लेशियर हैं, यानी जमे हुए बर्फ, ये जो जियोमेट्री है, जियोग्राफिकल जियोमेट्री, वो उनका भी मैक्सिमम पार्ट जो है वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका कंटिनेंट में है। यानी अंटार्कटिका जो ओशन है, जो जमा हुआ दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल कह सकते हो, तो साउथ पोल और ग्रीनलैंड जो कंट्री है, उसमें ही मैक्सिमम जमी हुई इस धरती की बर्फ है। और आर्कटिक ओशन में भी बहुत बर्फ जमी होती है, लेकिन वो टाइम पर पिघल भी जाती है और जम जाती है। साइबेरिया साइड में भी, उस साइबेरिया के अपर साइड में जो आर्कटिक है, वहाँ पर भी
जमी हुई बर्फ है। बहुत थोड़ा से ग्लेशियर हिमालय में है और आल्प्स यूरोप में आल्प्स माउंटेन रेंज है। जैसे भारत में हिमालयन माउंटेन रेंज है जिसमें खूब बर्फ है, वैसे ही यूरोप साइड में आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला कह सकते हो, आल्प्स। वहाँ पर भी बर्फ है। और जो ये यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर अलास्का, वहाँ पर भी ये जमा हुआ पानी यानी ग्लेशियर्स हैं। हिमालय, आल्प्स और अलास्का में बहुत कम ग्लेशियर्स हैं, मतलब उनका वॉल्यूम कम है। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं ग्रीनलैंड कंट्री में और साउथ पोल पर, जिनके पिघलने से विश्व खत्म हो सकता है। ठीक है, विश्व तबाह हो जाएगा, मैक्सिमम आबादी खत्म हो सकती है। तो ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। ये तो पता चला कि ओशन हमें बारिश देते हैं और जो जमे हुए जो ग्लेशियर्स हैं ओशन के, वो हमारे एक कह सकते हो कि मीठे पानी के रिजर्वायर हैं, यानी उनके गोदाम, फिक्स डिपॉजिट है हमारे। भगवान न करे उनका यूज करना पड़े। ठीक है, तो ये तो हुआ कि ओशन बारिश के रूप में इस लैंड मास पर रहने वाले यानी स्थल पर रहने वाले जीवों, मनुष्यों, शहरों, देश सबकी वो सेवा करते हैं। तो ओशन का तो सबसे बड़ा योगदान तो बारिश है। दूसरा क्या है कि हमारे इस्तेमाल में आने वाली यानी पृथ्वी में पर जीवों को मिलने वाली जो ऑक्सीजन है, जो भी हम पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन समस्त जीव जंतु जो करते हैं, उसका 50% से लगा के 70% हिस्सा ऑक्सीजन का वो हिस्सा ओशन से आता है, यानी समुद्र से आता है। हाँ, मतलब आपको लगा होगा कि पेड़ पौधे और ये जो जंगल हैं विश्व में, इनसे ज़्यादा ऑक्सीजन आती है। नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीजन ओशन से आती है, यानी महासागरों से आती है। महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। ये मतलब और शैवाल, ग्रीन कलर की एल्गी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में समुद्रों में पाई जाती है। ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल जैसे पेड़ करते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं। पृथ्वी पर जो जीव जंतु यूज करते हैं तो उसका 70% तक हिस्सा समुद्र से आता है। समझो अगर हमने ओशन को नुकसान पहुंचाया यानी महासागरों को नुकसान पहुंचाया और जिससे फाइटोप्लैंक्टन या वहाँ की एल्गी या शैवाल खत्म हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हमारे अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। हमारे अस्तित्व पर खतरा आ सकता है, हमारे जीवन पर खतरा आ सकता है। केवल यही ऑक्सीजन नहीं देते हैं, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैंग्रोव वन और समुद्र के वन, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले वन यानी सी फॉरेस्ट। सी फॉरेस्ट कौन से होते हैं?
या ओशनिक फॉरेस्ट, इनको बोलते हैं, इनका सी फॉरेस्ट का नाम होता है मूंगा चट्टाने। ये चट्टाने नहीं होती हैं, इनको इंग्लिश में कोरल रीफ्स भी बोलते हैं। कोरल रीफ्स, मूंगा चट्टाने, ये असल में चट्टाने कहना गलत है, ये क्या होता है असल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। होती चट्टाने ही हैं, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टाने होती हैं, लेकिन उनका प्रोसेस डिफरेंट है। इनको बोलते हैं समुद्री वन, इनको बोलते हैं समुद्री वन भी बोलते हैं इनको। और ये जो कोरल रीफ्स होती हैं, ये इस दुनिया में पाए जाने वाली सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया होते हैं, सबसे ज़्यादा जीव विविधता वाले, सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले। यानी ऐसा समझो कि ये जो कोरल रीफ्स होते हैं, ये संसार के केवल 1% समुद्र के में पाए जाते हैं, बट बस उतने तक कि मतलब तट से थोड़ा दूर तक, और जहाँ तक सनलाइट जाए बस वहाँ तक, बहुत कम दूर तक मतलब बहुत कम एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन ये समुद्र के लगभग 25% जीवों के आश्रय स्थल हैं, 25% जीवों के आश्रय स्थल हैं, उनके मेटिंग प्लेस हैं, यानी उनके प्रजनन स्थल हैं। यहाँ से भरपूर ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, जो कि हमारे काम आती है। और इतनी मछलियाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जिससे कि वर्ल्ड के 3 अरब लोग अपनी भूख मिटाते हैं। उनके लिए फूड सिक्योरिटी, मतलब उनके लिए खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं। ये कौन? कोरल रीफ्स, मूंगा चट्टान। ये क्या होते हैं ये हम बताते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी के अलावा, मतलब शैवाल के अलावा जो समुद्र में पाए जाते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले मंजूर वन, इनके बारे में हम लोग अलग से पूरा चर्चा करेंगे। और मूंगा चट्टाने यानी कोरल रीफ्स, ये सब मिला के हमारे रिक्वायरमेंट का 50 से 70% ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। हालांकि हमारा जो स्थल एरिया है, यानी जो कंटिनेंटल एरिया है, जहाँ जो ये लैंड मास है, यानी जमीन जो है, वहाँ पर आप देखें तो अमेजन रिवर जो है ना, जो कि साउथ अमेरिका में है, जो कि जिसका मैक्सिमम पार्ट ब्राज़ील में पड़ता है। तो ये जो रिवर है ना, ये रिवर सिस्टम बहुत ज़्यादा फैला हुआ रिवर सिस्टम है, और यहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा घने वृक्ष मिलते हैं। तो वहाँ एक वन बन जाता है, विश्व का सबसे बड़ा वन, उसको बोलते हैं अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन वन या अमेजन फॉरेस्ट। और अमेजन फॉरेस्ट को इस संसार का फेफड़ा भी बोलते हैं, मतलब वहाँ से इतनी ऑक्सीजन मिलती है कि ये दुनिया में ऑक्सीजन को वो आपूर्ति कर रहा है अमेजन वन। लेकिन ये मानिए कि अमेजन जो फॉरेस्ट है वो संसार का 15 से 20% ऑक्सीजन जनरेट करता है, और ये समुंदर 50 से 70%, यानी ऑक्सीजन हमको समुद्र से ज़्यादा मिलती है। इन सब चीज़ों पर हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे गहराई में। तो ये हुआ कि दूसरा महासागरों का दूसरा बहुत बड़ा योगदान, कि ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन हमको देते हैं। तीसरा योगदान ये है कि महासागर पूरे विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या का पेट भरते हैं अपने मछलियों के द्वारा, ठीक है। चौथा योगदान ये है कि महासागर जो है ना, वो सबसे बड़े कार्बन सिंकर भी हैं। कार्बन सिंक यानी कार्बन को सोखने वाले। हम मनुष्य पिछले 200 सालों में बहुत ज़्यादा
विकास के नाम पर लालची हो गए, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के द्वारा यानी मानवीय कार्यकलापों के द्वारा हमने बहुत ढेर सारी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर दी हैं इस पूरे मतलब वायुमंडल में। हमने कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इवन भाप यानी वाटर वेपर। ये जो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, पावर प्लांट्स, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जब पूरा प्लांट में वाटर से कूलिंग की जाती है तो बहुत बड़ी मात्रा में वाटर वेपर यानी स्टीम भी निकलती है। पेट्रोलियम जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर पेट्रोल निकालते हैं वहाँ मीथेन पेट्रोलियम माइनिंग के जो एरिया होते हैं वहाँ मीथेन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड भले ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, लेकिन कार्बन से बहुत ज़्यादा खतरनाक वाटर वेपर और मीथेन है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। 1 लीटर अगर या कह लो अगर मास में कह लो तो 1 ग्राम मीथेन जो होती है वो 80 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड या 90 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज इन सब पर भी हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। तो ये समझो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो उत्सर्जन करते हैं, जो कार्बन इमिशन हम लोग कर रहे हैं, उसका लगभग 60% हिस्सा समुद्र सोख लेता है। अगर समुद्र ना हो तो ये धरती एकदम गर्म हो जाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड इस एनवायरनमेंट में बढ़ती जाएगी और पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी, यहाँ पर जीवन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो समस्त पानी ही उड़ जाता है। तो अगर मान लो हम एक मनुष्य हैं, हम एक जीव हैं, हम में 70% पानी है, तो अगर हमारी मैक्सिमम लिमिट इवन ख़त्म हो जाने की 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान यहाँ आप क्रिएट कर दो तो हमारा 70% जो पानी है वो तो उड़ जाएगा। मतलब हम तो बिल्कुल 70% तो तुरंत उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, भाप में बदल जाएंगे। हम लोग भारत में 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर सहन कर रहे हैं। ये बहुत डेंजर सिचुएशन है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी उबल के उड़ जाता है और हर मन जीव का लगभग 70% हिस्सा 80% हिस्सा पानी से ही बना है। तो इसके बाद एक डिग्री हमारे जीवन के लिए उतनी ही घातक है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर हमको स्ट्रोक आ सकते हैं और हम मर सकते हैं। समझ में आया? तो अब गैप बहुत कम हो गया है टेम्परेचर का हमारे जीवन के लिए। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। जब तापमान बढ़ते हैं तो उससे ग्लेशियर वगैरह पिघल जाते हैं और हमारे पास फ्रेश वाटर सोर्स नहीं रहेगा। खैर, क्लाइमेट चेंज पर हम लोग एकदम सेपरेट स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल हम समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं। प्रदूषण से पहले हम लोग उसके बेनिफिट देखते हैं। तो 60% जो कार्बन है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेन आप ऐसे बोलो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग पैदा कर रहे हैं वो समुद्र सोख लेता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बड़ा उपकार है हम पे। समुद्र जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है तो वो एसिडिक हो जाता है, यानी वो अम्लीय हो जाता है, जिसका सीधा असर वहाँ के जीव जंतुओं पर पड़ता है। यानी मछलियाँ मर सकती हैं, कम पैदा, उनका प्रजनन रेट यानी उनका रिप्रोडक्शन जो रेट है वो गिर सकता है। यानी जहाँ वो इतने अंडे देती मान लो 10, वो 8 दे सकती हैं, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट उनके लिए ठीक नहीं है। एसिडिक एनवायरनमेंट
समुद्र में पाए जाने वाले जो वनस्पति हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो क्या होगा कि ये जब चीज़ें घटेंगी, समुद्र में पाए जाने वाली वनस्पतियाँ यानी वेजिटेबल्स, और वहाँ पर जो ये मैंग्रोव वगैरह हैं ये जब घटेंगे, या जो कोरल रीफ्स अगर वो ख़त्म होते हैं और मछलियाँ ख़त्म होती हैं, तो सीधी बात है कि पृथ्वी पर जो मनुष्य जो सीधे सीधे अपने भोजन के लिए समुद्र पर निर्भर हैं, उनके लिए भोजन के लाले पड़ जाएंगे। तो सीधा उसका ड्रास्टिक इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, यानी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों पर पड़ेगा, यहाँ के जीवों पर भी पड़ेगा। जितने ज़्यादा हम लोग पेड़ काट रहे हैं, वन काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं अपने रहने के लिए, या कह दो कि एक लोभवश ख़त्म जो करते जा रहे हैं कि हम और अपनी इम्यूनिटी यानी सुविधाएं बढ़ाएं, अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाएं, आधुनिक जीवन जिए। तो आप जब यहाँ जब लैंड पर पेड़ काटते हैं तो लैंड पर कार्बन, पेड़ क्या होते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। तो जब पेड़ नहीं रहेंगे पृथ्वी के स्थल पर यानी लैंड मास पर, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि समुद्र ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे। जब समुद्र ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे तो समुद्र में विनाश होने लगेगा। तो पृथ्वी पर ऑलरेडी जो हम विनाश करेंगे पेड़ काट काट के, उसका इफेक्ट समुद्र पर सीधा पड़ेगा, तो वो भी हमको एक विनाश देगा, हमारा ज़्यादा विनाश होगा। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट है, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है महासागर। महासागर हमें ट्रांसपोर्ट का मीडियम अवेलेबल कराते हैं। हम लोग महासागर के थ्रू बहुत आसानी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आयात निर्यात और यातायात करते हैं। विश्व का लगभग 90% एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाय वॉल्यूम ओशन यानी समुद्र के थ्रू ही होता है। समुद्र के किनारे किनारे ही देश व विश्व की लगभग आधी जनसंख्या बसी हुई है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड के मतलब व्यापार बहुत होता है और वहाँ पर संपन्नता भी बहुत है। ठीक है, ये तो मैंने कुछ समुद्र के आपको फायदे बताए, यानी कि ओशंस के आपको फायदे बताए। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, मैरीन पोल्यूशन, यानी हम किन किन कामों के द्वारा समुद्र को यानी महासागरों को प्रदूषित कर रहे हैं और उनका अस्तित्व मिटा रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। और आई थिंक आपको थोड़ा बहुत पता चला कि क्यों समुद्र हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।